अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करूंगा, जो कि है वर्ल्ड वार, फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है वो 1914 टू 1919 तक रही। इस ड्यूरेशन के अंदर 5 इयर्स के अंदर नियर अबाउट 2 करोड़ लोग जो थे उनकी डेथ हुई। अब डेथ की रीजंस क्या थी, ये वार स्टार्ट क्यों हुई, इसके बिहाइंड्स काफ़ी ज़्यादा रीजंस हैं। तो वो सारी रीजंस मैं डिस्कस करूंगा। और सबसे मुश्किल एक काम है जो कि कंट्रीज को याद रखना कि कौन सा कंट्री किसको सपोर्ट कर रहा था और किसके अगेंस्ट था, वार स्टार्ट क्यों हुई, उसकी रीज़न क्या थी। फिर हम इस लेक्चर में तो जस्ट यही कवर करेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ऑटोमन एम्पायर को क्या नुकसान हुआ, फ्रांस, रशिया, यूके, इनको कहाँ कहाँ नुकसान हुआ। ये सारी चीज़ें भी हम लोग कवर करेंगे, बट ये जो कवर करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन फोकस होगा, वर्ल्ड वार वन स्टार्ट क्यों हुई, किस कंट्री ने किसको सपोर्ट किया, रीजंस क्या थी स्पोर्ट्स करने की, ये सारी रीजंस जो हैं वो हम यहाँ पे क्लैरिफाई करेंगे। ये पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको कोशिश करेंगे कि हम बड़ा डिटेल से स्टडी करें और इस वे में स्टडी करें कि हमें ये याद रह जाएं चीज़ें। मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मैप नज़र आ रहा होगा, जिस मैप में सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ ऑटोमन एम्पायर की। ये है हमारे पास ऑटोमन एम्पायर, जिसको सल्तनत उस्मानिया भी कहा जाता है। ये जो मैं अंडरलाइन रीजन कर रहा हूँ, ये सारा रीजन जो है ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर आता था। ये सारा ऑटोमन एम्पायर है। अब यहाँ पे इसके अलावा ये जो मैं अगेन कर रहा हूँ, ये है आपके पास बाल्कन कंट्रीज। अभी आपको नहीं पता बाल्कन कंट्रीज क्या है, तो वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे। अब ये बाल्कन कंट्रीज हैं, और बाल्कन कंट्रीज के बिल्कुल अगर ऊपर देखें तो वहाँ आपको नज़र आएगा ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर। ठीक है। तो ये जो रीजन है ये आपके पास है ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है। ये जो रीजन जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, वैसे शेड की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी शेडेड है, तो इसलिए मैं इसको वैसे ही ख़त्म कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें तो बिल्कुल ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के ऊपर, जस्ट लाइक ये ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये जर्मनी है, और जर्मनी के साथ रशियन एम्पायर है, और रशियन एम्पायर जर्मनी, और जर्मनी के बिल्कुल साथ फ्रांस है, और फ्रांस के ऊपर है यूके, यूनाइटेड किंगडम। अब थोड़ा सा मैं आपके माइंड में एक स्केच ड्रा कर देता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कि यहाँ पे चल क्या रहा था इस टाइम। याद रखिएगा 1914 में ऑटोमन एम्पायर में अब्दुल हमीद की ही हुकूमत चल रही थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर के साथ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे कि ये वीक होते जा रहे थे, इंटरनल मामलात इनके कुछ सही नहीं थे। ठीक है। इंटरनली ये बड़े वीक हो चुके थे। ये जो आपको एक रीजन नजर आ रहा है, ये जिसको मैं, जो वाइट कलर का है, एक्चुअली ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर ही था। लेकिन क्योंकि ऑटोमन एम्पायर वीक हो चुका था, इंटरनल मामलात कुछ ऐसे बन गए थे, तो इस पे ऑटोमन एम्पायर की ज़्यादा ग्रिप नहीं रही थी। ठीक है। तो जब ग्रिप नहीं रही तो क्या हुआ, तो एक शॉर्ट सा आइडिया आपके माइंड में सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरियन एम्पायर ने कहा कि ये इलाका जो है, ये जो अरीना है, ये आपका ही रहेगा, बट इस पे जो लाज हैं वो हमारे इम्प्लीमेंट हों। तो ऑटोमन एम्पायर ने कह दिया कि ठीक है जी, ये आप संभाल लें। ये उन्होंने संभाल लिया। अब जब ये संभाल लिया, ये दौर है 1940 मिनार्की बेस, किंग की सारी बातें चलती हैं, लोगों को नहीं सुना जाता। नेशंस नॉट एग्जिस्टेड बट मिनार्की एग्जिस्ट करती है, किंग एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। अब यहाँ पे
जो किंग था ना, उसमें एक बड़ी बात होती थी कि वो कहता था कि जितना मेरे पास इलाका आ सकता है मैं उतना ही बड़ा किंग बनूंगा और मेरी उतनी ही वर्थ होगी। तो उसके माइंड में अब एक बातें चलने लग गई, और वो बातें ये थी कि वो यहाँ पे अपना ये अपने इलाके के अंदर, अपने एरिया के अंदर इसको इंक्लूड कर ले, ऑटोमन एम्पायर से इसको खींच के। ऑटोमन एम्पायर ऑलरेडी वीक हो चुका है बहुत ज्यादा, वो इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करेगा, और एग्जैक्टली वो करता भी नहीं कुछ। तो इसने, क्योंकि अभी इंटरनल मामलात ऑटोमन एम्पायर के बुरे थे, बाहर से तो वो लग रहा था कि अच्छा खासा स्ट्रांग है। तो खैर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कांटेक्ट करता है किसके साथ, रशिया के साथ, कि रशिया मुझे सपोर्ट करे और मैं इस पे हमला बोल के मैं इस पे अटैक करता हूँ, और इस सारे एरिया को, जिसमें सर्बिया है और भी बाल्कन कंट्रीज हैं, मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ बाल्कन कंट्रीज में कौन कौन से हैं, कंट्रीज मजीद आते हैं। तो जिसमें बोस्निया भी था, वो सारे कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे ये सीन होता है कि रशिया की तुर्की से क्यों नहीं बनती, उसकी रीजन है कि ये एरिया, जो तुर्की से ये एरिया जो है ये लेना चाह रहा है, और इसकी वजह से वो हमेशा तुर्की के खिलाफ रहा है रशिया। इस एरिया को क्या बोलते हैं, ये इस्तंबुल का इलाका है, जिसको कुस्तुनतनिया पहले कहा जाता था। अब ये इस्तंबुल पे कब्जा करना चाहता है रशिया, तो रशिया बिल्कुल एग्री हो जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ कि ठीक है आप इस पे कब्जा करो, और मैं यहाँ से अटैक बोल के इसका ये जो एरिया है इस्तंबुल वाला ये कवर कर लूंगा। बट जैसे ही रशिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को सपोर्ट करने का ऐलान करता है, तो इसके अंदर जो है वो स्लेव्स, कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनको स्लेव्स बोलते हैं, स्लेव्स, वो रहते थे। और वो स्लेव्स फौरन से इस रशिया के अंदर स्ट्राइक्स वगैरह कर देते हैं, रोड्स पे हड़ताल वगैरह करते हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ, किंग के खिलाफ चले गए, बिकॉज मोनार्की बेस्ड है, मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ आपसे। तो किंग के खिलाफ जाना स्टार्ट हो गया। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे जो सर्बिया है, ठीक है, यहाँ पे भी स्लेव्स रहते हैं, याद रखिएगा, स्लेव्स। बिकॉज अगर वहां पे भी स्लेव्स हैं, यहाँ पे भी स्लेव्स हैं, तो ऑफ कोर्स जब ये रशिया अटैक करेगा इस पे, तो जहाँ यहाँ पे जो स्लेव्स हैं वो तो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमारी बरादरी के साथ ही ये ऐसा सलूक करें। तो इसलिए ये रशिया के अंदर हालात काफ़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गए। तो फौरन से रशिया ने ये डिसीजन लिया कि वो कभी भी ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर को सपोर्ट नहीं करेगा। बल्कि अब तो सिनेरियो ही बदल गया ना। अब तो रशिया ये कह रहा है कि आई एम अगेंस्ट, मैं अगेंस्ट हूं अब किसके, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के, ड्यू टू द स्लेव्स, उन स्लेव्स की वजह से। क्लियर है? तो जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है वो डायरेक्ट तो इसका सामना नहीं कर सकता, किसका, ऑटोमन एम्पायर का। तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है बेटा कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है वो ज़रा कांटेक्ट करता है विद जर्मनी, जर्मनी के साथ। और जैसे ही ये जर्मनी के साथ कांटेक्ट करता है, जर्मनी एग्री हो जाता है, और जर्मनी कहता है ओके, आई एम विथ यू, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, नो प्रॉब्लम। अब थोड़ी सी हिम्मत बढ़ गई, किसकी हिम्मत बढ़ गई है, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर की। तो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो है वो इस पे थोड़ी सी, मतलब अभी जंग नहीं करता, अभी कोई वार वगैरह नहीं होती, लेकिन इस पे अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेता है, ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अब जब ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर कांटेक्ट करता है जर्मनी के साथ, उसी टाइम में जो रशिया है वो कांटेक्ट करता है फ्रांस के साथ, और फ्रांस को कहता है आप मुझे सपोर्ट करो। ये जब इस इन इलाके पे जाके ये इस इलाके पे जाके ये वार वगैरह करेंगे, ये इसको इस पे जो कब्जा वगैरह करने की ट्राई करेंगे, तो हम, इधर से रशिया हो जाएगा, इधर से फ्रांस हो जाएगा, और इनका सैंडविच बना देना है। बट
फ्रांस ये बोलता है नो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साइड पे हूँ, मुझे तो किसी ने नहीं छेड़ा, तो मैं खाम खा मैं क्यों आपको सपोर्ट करूं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि जब ये वार स्टार्ट होती है तो फ्रांस ओपनली जाके रशिया को सपोर्ट करता है, ये याद रखना है आपने। ये मैं अभी एक स्केच सा बना रहा हूँ, आगे और भी स्लाइड्स हैं। ओके, तो फिलहाल उसका ये नजरिया था, ये उसने बोला फ्रांस ने। और खैर, जो जर्मनी और ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर ने उस पे थोड़ी सी वर्थ अपनी जमा ली, किस पे, इन कंट्रीज पे जो कि बाल्कन कंट्रीज कहलाते हैं। मैं नेक्स्ट स्लाइड में अगर आपको दिखाऊं, आई होप कि यहाँ पे आपका थोड़ा सा इमेज बन गया होगा। अगेन मैं बता रहा हूँ, रशियन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगरियन और जर्मन एम्पायर इसके अगेंस्ट है। ऑफ कोर्स वो ऑटोमन एम्पायर के भी अगेंस्ट है। तो रशियन एम्पायर को कौन सपोर्ट करेगा, फिर फ्रांस सपोर्ट करेगा और यूके सपोर्ट करेगा। मैं नेक्स्ट पिक्चर में जाता हूँ, ये जरा गौर करें, ये है बाल्कन कंट्रीज, ये वाले कंट्रीज, ये जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे, ये बाल्कन कंट्रीज हैं। और बाल्कन कंट्रीज में सर्बिया, रोमानिया एंड बोस्निया, ये याद रखने हैं आपने तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ गया सर्बिया इस एरिया पे, यहाँ पे आ गया रोमानिया, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे आ गया बोस्निया। अब होता यूं है कि जो रशियन एम्पायर है वो तो अब अगेंस्ट होता जा रहा है, और ये जो एरिया है इसको क्या बोल रहे हैं अभी, बाल्कन कंट्रीज। इन बाल्कन कंट्रीज पे अब किसका होल्ड है, यहाँ पे कौन थे, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर और जर्मनी, अब इसका होल्ड है। वार नहीं स्टार्ट हुई बट होल्ड है। अब ये होल्ड हुआ क्यों, उसकी रीजन है, एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन साइन हुई थी 1878 में। उसमें ये कहा गया था कि ऑटोमन एम्पायर के हालात खराब होते जा रहे हैं, तो ये जो एरिया है इनको कंट्रोल करे ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग ऑटोमन एम्पायर ने ये जो है बोस्निया का इलाका, सर्बिया का इलाका, रोमानिया का इलाका, ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर को दे दिया। अब ये उनके होल्ड में है। अब जरा गौर करें तो एक कंट्रीज ऐसे हैं जो पहले ही ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे और वो चाहते थे कि हम अपने अलग कंट्रीज बनाएं, उन पे अगेन ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर ने आके अपनी हुकूमत जमा ली। वो कितना गुस्से होंगे, ऑफ कोर्स वो तो गुस्से होंगे। अब ये जो है यहाँ पे साइबेरियन, बोस्नियन, रोमानियन, ये बिल्कुल अगेंस्ट जा रहे हैं, इनको बड़ा गुस्सा है ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर पे, और इनका जो किंग था उस पे बहुत ज्यादा गुस्से थे, और वो कह रहे थे कि हमारे हाथ ये लगे सही किसी तरह से। होता यूं है, ये देखें, ये एक मैप है। अब होता यूं है, अच्छा ये एक पहले मैं आपको, ली पैटेट जर्नल है, एक बहुत अच्छा जर्नल है। ये अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये है ऑटोमन एम्पायर। और ऑटोमन एम्पायर बेबस हुआ पड़ा है क्योंकि उसके अपने इंटरनल हालात ऐसे थे कि उन्हीं का इलाका ही खींच के लिया जा रहा है। बोस्निया कह रहा है मैंने अलग अपना कंट्री बना लेना है, ठीक है, ये बोस्नी है। और यहाँ पे ये ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी इससे खींच के लेके जा रहे हैं। तो इसका जो अपना बेचारे का मैप है वो देखें कैसे फट रहा है, लेकिन वो बेबस होके खड़ा है। उसने बड़े अच्छी एक्सप्लेन की, ये जनरल पढ़ना चाहिए। अब रशिया की क्यों नहीं बनती थी, रशिया तुर्की के खिलाफ था, ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ था। जरा देखें, ये है सी, ब्लैक सी, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ बोस्फोरस। ये आपको अगर इलाका नजर आए तो ये है हमारे पास इस्तंबुल। अब इसमें ये चाहता है रशिया कि ये उसके अंडर आ जाए, तो इसलिए वो हमेशा ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रहा है, बिकॉज इट्स प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन जियोग्राफिकल मैप। अगर इसकी मैं हिस्ट्री आपको डिस्कस करूंगा कुछ टाइम तक, ये कमाल है ये भाई। इसी वजह से शायद बड़ी इसकी हिस्ट्री है, वो मैं आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब होता यूं है कि मैंने ये आपसे कहा कि ये इलाका जो है ना, इसके लोग बिल्कुल भी बोस्नियन
कह सकते हैं बिल्कुल भी खुश नहीं है इन लोगों से। तो अब होता यूं है कि यहाँ पे एक यंग बोस्नियन ग्रुप बन जाता है, और ये ग्रुप टोटली अगेंस्ट होता है, स्टूडेंट्स ग्रुप होता है जो कि अगेंस्ट होता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के किंग के। उस वक्त फ्रेडिनेंट एंड जोसफी, ये इसका किंग था, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का ये किंग था, और ये उसकी वाइफ थी। ये विजिट करने आते हैं सर्बिया, बोस्निया का, और इन पे खैर बम फेंक दिया जाता है, और बम जो है वो यहाँ से टकरा के यहाँ आके फट जाता है इस जगह पे। तो इनका वैसे जख्मी तो होता है ड्राइवर वगैरह, बट ये सेफ रहते हैं और ये गाड़ी को भगा के वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि जो जख्मी थे उनको आगे फिर हॉस्पिटल लेके जाना था। तो अनफॉर्चुनेटली होता यूं है कि उनकी गाड़ी इस तरफ एंटर हो जाती है, और उनको जाके रियलाइज होता है कि ये तो गलत रास्ता है। तो जब बैक पे जाते हैं तो फौरन से 5-6 फीट की दूरी से एक लड़का आता है, यंग स्टूडेंट आता है, जिसका नाम था गोवरिलो प्रिंसिप। अब ये यहाँ से फायर करता है और ये मार देता है किसको, फ्रेडिनेंट को। अब फ्राइडिनेंट क्या है, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का किंग है, मोनार्की है, ठीक है। अब यहां से ट्विस्ट स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है वर्ल्ड वार 1 का। बिकॉज आप खुद ही अंदाजा लगा लें, एक कंट्री है लाइक एस, यहाँ पे स्टार्ट में चलते हैं, गौर करें। जब ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर का किंग मार दिया बोस्नियन ने, ये बड़ा जबरदस्त किस्म का अटैक करेंगे, ठीक है, बाल्कन कंट्रीज पे। यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा हेल्दी अटैक होगा, और जैसे ही अटैक होगा उनको सपोर्ट कौन कर रहा है, सिंपल सी बात है, जर्मनी सपोर्ट कर रहा है, फुली सपोर्ट कर रहा है। जब जर्मनी सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं वो तो मैंने अभी एक्सप्लेन करें, क्लेव्स हैं, और क्लेव्स तो रशिया में रहते हैं, ठीक है। और जो रशिया में क्लेव्स रहते हैं, रशिया उन्हीं की वजह से अब इसके अगेंस्ट है। तो जैसे ये अटैक होगा तो रशिया इन पे अटैक करेगा, और जब रशिया इस यहाँ अगेंस्ट करेगा तो रशिया को सपोर्ट करने आएगा फ्रांस, और जब फ्रांस सपोर्ट करने आएगा तो फिर यूके भी इनको सपोर्ट करता है, मतलब रशिया और फ्रांस को। तो देखें, वर्ल्ड वार तो हो गई ना। और यहाँ पे एक मजे की बात है, आप लोगों को क्या लगता है कि ऑटोमैन एम्पायर किसको सपोर्ट करेगा? ये आप पे अभी मैं क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, सोचें। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के आगे, फिर मैं बताता हूँ कौन किसको सपोर्ट करता है और कैसे करता है। अब ये हो गया, ये एक पिक्चर है, कमाल की पिक्चर है। इस पिक्चर में अगर गौर से देखें तो यहाँ पे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे गौर करें तो ये है सीरिया आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ यू टच मी विल किल। अब ये एक धमकी लगा रहा है किसको? ऑफ कोर्स ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर को। और ऑस्ट्रियन हंगेरी एम्पायर को जब लगाता है तो ऑस्ट्रियन हंगरी इसको मार रहा है, लेकिन उसको कौन मार रहा है? रशिया, क्योंकि रशिया नहीं चाहता कि इन बाल्कन कंट्रीज के साथ ज्यादती हो। तो जब वो उसके साथ अटैक करता है तो कौन सपोर्ट करने आता है? जर्मनी सपोर्ट करने आता है किसको? यस, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर को। और जब रशिया उसको जर्मनी उसको सपोर्ट करता है तो फिर फ्रांस भी पीछे नहीं हटता, फ्रांस सपोर्ट करने आता है रशिया को। क्लियर है? और इन सब के पीछे बरतानिया खड़ा है, इंग्लैंड खड़ा है। क्लियर है? कमाल की पिक्चर है, चेन ऑफ फ्रेंडशिप। ये चेन ऑफ फ्रेंडशिप ही तो वर्ल्ड वार की रीजन बनी। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज नजर आ रही है, और होप सो आप समझ गए होंगे ऑटोमैन एम्पायर किन के साथ था। देखें जरा, ये है फ्रांस, और फ्रांस ने खुलेआम सपोर्ट किया रशिया को, ठीक है। और रशिया को दूसरा सपोर्ट कर रहे थे सर्बिया वाले। ये 3 कंट्रीज की एक चेन बन गई। ऑटोमैन एम्पायर फ्रांस को रशिया को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी ये जगह भाई चाहिए उनको, वो तो जंग के लिए रेडी हैं कि ये इस्तांबुल वाला इलाका। तो ये कभी भी रशिया को तो सपोर्ट नहीं करेगा। ये फिर सपोर्ट इसने किया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को, और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के साथ थी जर्मनी। अब आप एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहेगा कि सर यहाँ पे तो यूके भी था। तो यूके भी फिर सपोर्ट करता है फ्रांस, रशियन को। और अच्छा, यहाँ पे मैंने एक आपसे बात कही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये जंग नेशंस की नहीं थी, नेशंस की नहीं थी। बिकॉज
नेशन बनती है लोगों से, पीपल से। ये जंग थी किंग्स की, ठीक है, ये किंग्स की जंग थी, जिसको बोलते हैं मोनार्कीज। डेमोक्रेसी तो थी नहीं। रशियन एम्पायर ले लें, इट्स टोटली मोनार्की। ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर ले लें, मोनार्की, ठीक है। आप जर्मनी ले लें, मोनार्की। फ्रांस डेमोक्रेसी थी, यूके में भी डेमोक्रेसी थी। बाकी ऑलमोस्ट ये दो तीन कंट्रीज थे जहां पे डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। बाकी जितने भी आप कंट्रीज लेंगे वहां पे मोनार्की बेस्ड सिस्टम था, किंग की ही बादशाहत थी। और वहां के जो तब के लोग थे वो आर्मी ज्वाइन करते हुए डरते थे, बिकॉज बेरोजगारी उस वक्त ज्यादा थी, बहुत ज्यादा थी। तो लोग मरना, जब बिल्कुल मरने पे आ जाते थे तो वो फिर आर्मर्ड फोर्सेस ज्वाइन कर लेते थे और फिर उनको आगे भेज दिया जाता था। बिकॉज तब कोई एज सच उनका एक एजेंडा नहीं होता था, बल्कि किंग कहता था ये इलाका ले लो, ये एरिया ले लो, ये एरिया ले लो, ऐसे खाम खा की ही वार्स छिड़ी रहती थी। तो प्रॉब्लम्स थे, लोग मरते थे, तो लोग अवॉइड करते थे कि वो किसी जंग में जाएं। तो ये जंग नेशंस की नहीं थी, पीपल्स की नहीं थी, ये जंग थी किंग्स की। किंग्स चाहते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर करें, ये आपने माइंड में रखना है, किंग्स की जंग थी। ये एमसीक्यूज आता होता है। अब यहाँ पे ये पिक्चर, अच्छा एक और बात बताऊं, मैंने अभी कहा कि ये जो आपके सामने वर्ल्ड वॉर 1 है, एक तो ये किंग की है, दूसरा ये फैमिलीज की थी। और सर ये कैसी बात आ गई है कि फैमिलीज की जंग होगी आपस में? एग्जैक्टली हुई है। कैसे हुई है मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को भी। अब यहाँ पे ये है किंग जॉर्ज वी। ये जो किंग जॉर्ज वी था ये ब्रिटेन था। याद है वो बरतानिया, जो फ्रेंडशिप वाली एक पिक्चर बनाई थी मैंने, तो वहां से आपको आइडिया होगा कि बरतानिया का भी रोल तो था। तो ये ब्रिटेन था, याद रखना है आपने, ये ब्रिटेन था। और निकलस टू, ये बंदा जो है, ये निकलस टू रशिया का था, रशिया का किंग था। इंग्लैंड में भी तब मोनार्की बेस्ड सिस्टम था। निकलस ये भी है, और ये था कैसर विलम टू, ये था आपके पास जर्मनी का। याद रखना है आपने, जर्मनी। मुझे बताएं जरा, आ, ये बरतानिया है, रशिया, रशिया और जर्मनी तो एक दूसरे के फुली अगेंस्ट नहीं थे? यस, अगेंस्ट थे। तो इसका मतलब है ये तीनों का जो चेन है, ये एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट थे। और आपको ये बताऊं, ये तीनों एक एक दूसरे के फर्स्ट कजन्स हैं, फर्स्ट कजन्स। तो मुझे बताएं, इन्हीं के दरमियान तो जंग चल रही है, और जंग कजन्स के दरमियान चल रही है। तो इसका मतलब ये वाकई पीपल्स की नहीं थी जंग, ये पीपल्स की जंग नहीं थी, बल्कि ये जो जंग थी, ये मैं अगेन बता रहा हूँ, मोनार्कीज की थी, या ये थी फैमिलीज की। क्लियर है? उसके बाद एक लास्ट स्लाइड है, अगर यहाँ पे गौर करें तो ये डिफेंस सिस्टम है 1872 1940 का। अगर आप गौर करें, इसमें आपको डिफेंस सिस्टम में नजर आता है, ये मिलियंस में है। सबसे पहले अगर 1970 की बात करें, यहाँ पे मैं जरा इसको हाईलाइट्स करता जाता हूँ साथ ही। अगर यहाँ बात करूँ मैं इस एरिया की, तो अगर जर्मनी को आप देखें तो जर्मनी 10.8 बिलियन है इस वक्त। सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू था डिफेंस सिस्टम का वो किसका था? फ्रेंच, फ्रांस का नहीं, ग्रेट बरतानिया का था आपके पास। क्लियर है? लेकिन एट द टाइम ऑफ 1940 तब आपके पास जर्मनी सबसे आगे था। तो ऐसे नहीं ये पंगे ले रहा था कि इसके अंदर भी कुछ था। लेकिन ये अलग बात है, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इसका क्या बना वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैं अगेन एक बार अगर डिस्कस कर देता हूँ कि रशिया, फ्रेंच, फ्रांस, यूके एक प्लेटफॉर्म पे थे। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, ऑटोमैन एम्पायर एक प्लेटफॉर्म पे थे। और ये जो बाल्कन कंट्रीज हैं ये रशिया और फ्रांस के साथ थे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो अल्लाह हाफिज।